बच्चों, वेलकम। चूंकि अब नीट के एग्ज़ाम में आपके लिए केवल 48 डेज बचे हुए हैं, तो चलिए हम लोग अब क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्लास में तकरीबन आप लोगों का सारा कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा बच्चों, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो लोग अगर चाहें तो ऐप के अलावा वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हिंदी मीडियम के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं नीट के लिए। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो डरे नहीं बिल्कुल। नीट उनके लिए भी बहुत आसान है। पिछली बार हम लोगों ने बहुत अच्छी रैंक्स दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग जो नीट के लिए हम लोगों ने एक चैनल बनाया है, बायो डॉक्टर, बिल्कुल नया चैनल है। ठीक है, और अभी देखा जाए तो इस पे इसको ओपन भी नहीं करा गया चैनल। तो ये वीडियो के साथ ही आपका चैनल ओपन हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं। वैसे जो लोग क्लास कर चुके हैं तो वो क्लास का ही रिवीजन करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी देखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। ठीक है, तो लाइफ स्पेन का मतलब क्या हो गया? बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। नेचुरल डेथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंटल डेथ को लाइफ स्पेन में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो लाइफ स्पेन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो साइज वेरी यहाँ पर नॉट वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद दियर साइजेस। द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट। ठीक है, अगर आप क्रो का देखें तो 15 ईयर होता है। क्रो का जो लाइफ स्पेन होती है ना, वो 15 ईयर्स होती है। और जबकि आप पैरट की बात कर रहे हो तो पैरट की लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स होती है। साइज देखा जाए तो दोनों का बराबर है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ स्पेन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइडली डिफरेंस है। इसके अलावा आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं कि वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल में क्यों नहीं होता है? दरअसल एक बात सुनिए, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल। सिंगल सेल में डेथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए अमीबा, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये डिवाइड होता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या बना देता है? तो डॉटर अमीबा बना देता है। तो जो पेरेंट जो सेल थी वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ नहीं होती है बल्कि कन्वर्जेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। एलिफेंट, एलिफेंट का लाइफ स्पैन दोस्तों कितना होता है? ये 65 ईयर्स से लेके 90 ईयर्स तक हो सकता है। एक रोज, रोज का जो प्लांट है ना वो 5 to 7 ईयर्स तक, और जो एक फ्लावर होता है ना वो 7 to 8 डेज तक। डॉग, डॉग की लाइफ स्पेन कितनी हो सकती है? 20 to 30 ईयर्स तक। बटरफ्लाइज की 1 से 2 वीक होती है, क्रो की 15 ईयर होती है, पैरट की 140 ईयर होती है। तो काऊ की बेटा कितनी होती है? ये 15 से 25 ईयर तक होती है। एक बैनियन ट्री, ठीक है, बनाना का ट्री होता है जो, उसकी एज कितनी होती है? 20 to 25 ईयर्स हो सकती है। ठीक है, क्रोकोडाइल की जो एज होती है वो कितनी होती है? वो अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर होती है। हॉर्स, हॉर्स और क्रोकोडाइल की एज तकरीबन बराबर है, जबकि साइज में भी अंतर है, 62 ईयर। फ्रूट फ्लाई, एक फ्रूट फ्लाई कितने दिन तक जी सकती है? 20 to 30 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ तक जी सकती है। जबकि बैनियन ट्री, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं ना, ये 200 साल का भी हो सकता है और 300 साल तक भी जिंदा रह सकता है। एक टॉर्टराइज 100 से 150 ईयर्स तक। और जो राइस जो प्लांट होता है, ठीक है, वो 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ तक, 3 से 4 महीने तक एक राइस का प्लांट की लाइफ होती है। तो अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पेन है यहाँ पर सम ऑर्गेनिज्म के, इनको देख लीजिएगा। वैसे इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते नहीं है।
ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गिव राइज टू यंग वन, यंग वन का मतलब ऑफ स्प्रिंग जो सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है जब किसी ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देता है तो वो उसके जैसा होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद वो ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, ग्रो होता है, मेच्योर होता है और टर्न इनटू रिप्रोडक्टिव फेज, और वहां से वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है, एक साइकिल चलती रहती है बर्थ, ग्रोथ और डेथ के बीच में। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ऑफ स्प्रिंग है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया, एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया। ऑफ स्प्रिंग में क्या हुआ, ऑफ स्प्रिंग की बर्थ हुई, बर्थ के बाद फिर क्या हुआ, ग्रोथ हुई, ग्रोथ के बाद वो मेच्योरिटी फेज में पहुंचा, मेच्योरिटी फेज के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचा और उसके बाद फिर उसने एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है, और ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वो ओल्ड एज में जाएगा और फिर उसके बाद उसकी वहां पर डेथ हो जाएगी, और उसके बाद उसकी वहां पर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्पीस जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बनी रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए अब देखिए, जब भी क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज की बात होगी तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहला, जो ऑर्गन्स का हैबिटेट कैसा है, ठीक है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है वो, या फिर जो जो वो जीव है, ठीक है, वो किस प्रकार से, वो अदर फैक्टर्स हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। तो ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी है और उसके अदर फैक्टर्स जो भी हैं, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बच्चों पता है कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग अगर सिंगल पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इसमें विदाउट और विद और विदाउट, याद रखिएगा, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, एसेक्सुअल। लेकिन जब बेटा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, मतलब एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल, और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस में, तो मतलब वो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का। तो जहां पर मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बच्चों, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, वो जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के। ठीक है, नॉट ओनली वो आइडेंटिकल होगा, बट वो हो सकता है, बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डियर पेरेंट्स। ठीक है, बट वो अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी भी होगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होता है, यस, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होता है। ठीक है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लोन। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अगर कहीं पर क्लोन का इस्तेमाल हो रहा है, क्लोन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जो वो क्लोन है वो अपने पेरेंट्स से ना सिर्फ मार्फोलॉजिकली बट जेनेटिकली भी क्या है, वो सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें आपको यहां पर समझनी होगी। जो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मोनरा हो या फिर प्रोटिस्टा हो, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो चाहे प्लांट्स हो सकते हैं चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं।
ठीक है। तो इन प्रोटिस्टा एंड मोनरस, ठीक है, यहां पर जो पेरेंट सेल है ना वो डिवाइड होती है माइटोसिस के द्वारा और क्रिएट करती है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, और दो इंडिविजुअल को वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन खुद अपने आप में एक प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बडिंग इन ईस्ट इसी प्रकार का एग्जांपल है कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो आप बोलेंगे यस, ठीक है, एग्जांपल याद रखिएगा प्रोटिस्टन एंड मोनरन्स में। बाइनरी फिजन इन अमीबा, दोनों में ही क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होता है। देखिए पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या कर रही है, ये पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, यहां पर डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर देखिए एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है और न्यूक्लियस के दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और बाद में ये बर्ड यहां पर सेपरेट हो जाती है। दो चीजें याद रखना है, बडिंग जो ईस्ट में बडिंग होती है उसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल, ये डॉटर सेल है बच्चों और ये पेरेंट सेल है, जहां पीसी लिखा वो पेरेंट सेल, इनके साइज अलग हो सकते हैं, इनके साइज डिफर होंगे, इनके साइज सेम नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अमीबा में देखेंगे यहां पर जो न्यूक्लियस है बच्चों, यहां पर देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है और यहां पर देखिए वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके क्या कर रहा है, डिवाइड होके दो डॉटर सेल में कन्वर्जन हो रहा है। तो जब आप बेटा वर्डिंग देखेंगे तो वहां पर जो डॉटर सेल और पेरेंट सेल है दोनों के साइज अलग हैं। लेकिन अमीबा के केस में जहां बाइनरी फ्यूजन होगा पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है और पेरेंट्स ही दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जो डॉटर सेल है ना इनका साइज सेम होगा, क्या होगा, इनका साइज सेम होगा और इनका साइज डिफर होगा किसमें, वर्डिंग में जो ईस्ट में हो रहा था वहां पर साइज डिफरेंट होगा और अमीबा वाले केस में साइज सेम होगा, वो एक प्रकार से पूरी तरह क्लोन होगा। याद रखना है आपको, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। तो सेल डिवीजन ही इस प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब देखिए कुछ डायग्राम आपको अच्छे से याद रखने हैं, कुछ डायग्राम आपको बहुत कायदे से याद रखने हैं। ठीक है। यहां पर पूछते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है और ये क्लेमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा वो जू स्पोर्स है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है बच्चों, ये है पेनिसिलियम, ये क्या है बच्चों, पेनिसिलियम है। ठीक है। और पेनिसिलियम में क्या है, ये जो कोनिडिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये बेटा आपका हाइड्रा है, हाइड्रा, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बर्ड्स है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हाइड्रा में क्या है, वो बर्ड है। और ये बेटा स्पंज है, ये स्पंज है और स्पंज में ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं ना ये जेम्यूल कहलाते हैं, ये जेम्यूल्स कहलाते हैं। तो जेम्यूल्स इज द क्या है बेटा, जेम्यूल्स इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन स्पंज। तो ये मैच करने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एसेक्सुअल तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ होते हैं बाइनरी फिजन की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां पर क्या होता है बेटा बाइनरी फिजन में, जहां पर क्या होता है बाइनरी फिजन में, वेयर आर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशिया में याद रखेंगे, बाइनरी फिजन में होता है। ठीक है। यहां पर डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल वर्ड्स आर प्रोड्यूस। ईस्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, ईस्ट में बच्चों क्या होता है, चलिए कलर चेंज करते हैं। ईस्ट में बच्चों क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है, जबकि बाइनरी फिजन में जो डिवीजन हुआ था वो कैसा था, जो डॉटर सेल बनी थी बेटा वो इक्वल थी। जबकि ईस्ट के केस में क्या होगा, डिवीजन अनइक्वल होगा और स्मॉल वर्ड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है। और ये क्या करता है, रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल के साथ क्या होता है ईस्ट के केस में,
ये अटैच बने रहते हैं, ये अटैच बने रहते हैं। बिल्कुल याद रहेगा ना यहाँ से, यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट सेल याद रहेगा। तो हमने बात की थी, तो ये बाइनरी फिजन की हमने बात की। दूसरी हमने क्या बात की बच्चों, हमने ईस्ट की बात की, जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर बडिंग हो रहा था, ठीक है। अब देखिए अमीबा की बात करते हैं। अमीबा में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक एक कहानी सुनिए बच्चों, अमीबा के बारे में एक कहानी सुनिए। क्या हुआ कि अमीबा का जब दुश्मन सामने आ गया तो अमीबा को लगा कि वो तो बचेगा नहीं, तो वो भगवान के पास गया और अमीबा ने भगवान से कहा कि भगवान आपने हमें कैसा बनाया है, जब भी कोई हमारा दुश्मन हमें आ जाता है तो वो तो हमें मार देता है, और आप तो कह रहे हो कि हम तो इमोर्टल रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो हमने क्या कहा था, जब आपकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, भगवान ने कहा कि आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो तो आपकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको बचने का राइट है। तो क्या किया, तो भगवान ने कहा कि सुनो सुनो, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा तुम अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लेना। अमीबा क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो अमीबा कुछ इस तरह का हो जाएगा, अमीबा ने अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और क्या करेगा, एंड सीक्रेट ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों तरफ एक 3 लेयर की आप क्या करोगे, एक हार्ड कवरिंग बना लोगे, ठीक है। इस फिनोमिना को फ्यूचर में जब लोग नीट की तैयारी करेंगे तो वो इसको इंसिस्टेशन कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इस स्टेज को इंसिस्टेशन कहेंगे, इंसिस्टेशन कहेंगे, ठीक है। तो अमीबा बोला भगवान जी यहां तक तो ठीक है, लेकिन लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब मैं क्या करूंगा, ऐसे तो मैं इस तरह बंद रह जाऊंगा, फिर पूरी दुनिया के मजे नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने कहा भगवान जी ने, सुनो बेटा, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी तो क्या करोगे, ये जो इंसिस्टेड अमीबा है आपका वो डिवाइड हो जाएगा बाय मल्टीपल फिजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन के द्वारा डिवीजन हो जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे माइन्यूट अमीबा और सीडोपोडियो स्पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे। तो पूछेंगे इंसिस्टेशन के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस लौटती है तो इसमें कौन सा फिजन होता है, तो आप बताएंगे मल्टीपल फिजन। कौन सा होता है बच्चों, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। और इससे बहुत सारे स्यूडोपोडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और आगे जाके ये सेल वॉल बस्ट हो जाती है। आगे क्या होता है बच्चों, ये जो सिस्ट है ना वो बस्ट हो जाती है, और इसके थ्रू बहुत सारे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। और ये सभी स्पोर्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग मीडियम में कई सारे अमीबा को क्रिएट कर देंगे, और इस प्रोसेस को फ्यूचर में लोग स्पोर्यूलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको स्पोर्यूलेशन कहेंगे। तो इंसिस्टेशन और स्पोर्यूलेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नीट में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बच्चों बनती है। अब चलिए अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो आपको कुछ चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताइए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके लिए क्या आप क्लोन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल। चलिए हम लोग पहले वेजिटेटिव की बात करते हैं। देखिए जब भी कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं एंजियोस्पर्म में, जैसे पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो में क्या है बेटा इंपॉर्टेंट, आईज ऑफ पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आईज ऑफ पोटैटो क्या है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर आई वर्ड्स जर्मिनेट हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, यहाँ पर फिर आई वर्ड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें जिंजर में राइजोम, जिंजर में राइजोम क्या है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है,
ठीक है, तो जिंजर में राइजोम क्या है बच्चों, जिसको एडवेंटेरियस रूट्स कहते हो ये, और इधर आई, ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए बल्बिल ऑफ एगेव, ये बल्बिल है बच्चों, बल्बिल ऑफ एगेव, सॉरी ये बल्बिल है। ये कैसे डिवाइड होगा, इसको पहले हम साफ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। अब देखिए बल्बिल ऑफ एगेव, तो ये जो देख रहे हैं आप ये जो देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये बल्बिल है, दीज स्ट्रक्चर्स आर बल्बिल। ठीक है, लीफ वर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की लीव्स पे देख रहे हैं, ये छोटी छोटी लीव्स जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं विथ राइजोम के साथ, तो ये क्या है, ये लीफ वर्ड्स है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये बाद में गिर के अलग हो जाती है और यहां से एक नया प्लांट्स बन जाता है। इसी प्रकार ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ के ये जो ऑफसेट है ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है बच्चों, क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं इस पर कई सारी चीजें क्वेश्चन पूछे गए कि इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप बोलेंगे हाँ जी होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो क्लोन टर्म एप्लीकेबल है, क्या वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में सुटेबल है, तो आप कहेंगे हाँ जी सुटेबल है। चलिए देखिए कैसे, अब देखिए जब भी एनिमल्स और एनिमल ऑर्गेनिज्म में, जब भी एनिमल और एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं। प्लांट्स में जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, है ना, ये सारी चीजें। ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑफ स्प्रिंग को क्या करते हैं बच्चों, बच्चों ये ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात यहां से कुछ दूसरी बनती है, बात ये बनती है कि मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, याद रखिएगा फंगी और एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने पीछे बात की थी जू स्पोर्स की बात की थी, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होते हैं वो जू स्पोर, हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने पेनिसिलियम में कोनिडिया की बात की थी, हाइड्रा में वर्ड्स की बात की थी, स्पंज में जेम्यूल की बात की थी। अगर इसी प्रकार हम बात करें कहां पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या वेजिटेटिव टर्म्स को यूज कर सकते हैं, विदाउट डाउट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो वेजिटेटिव शब्द है ना वो प्लांट्स में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इन प्लांट्स टर्म वेजिटेटिव, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। जैसे सच रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, वल्व्स, ये सभी क्या है, ये सभी गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ये सभी न्यू ऑफस्प्रिंग को राइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबल हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइजोम्स कहां पर होता है, राइजोम्स कहां पर होता है, राइजोम्स बनाना में हो सकता है, जिंजर में हो सकता है। राइजोम्स कहां पर होते हैं बच्चों, बनाना में, जिंजर में। ठीक है, ट्यूबर कहां हो सकते हैं, ट्यूबर बेटा पोटैटो में हो सकते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट कहां होते हैं, ठीक है, हायासिंथ में। ऑफसेट कहां हो सकता है बच्चों, वाटर हायासिंथ में। ठीक है, और बल्ब, बल्ब कहां होते हैं बेटा, बल्ब ओनियन और गार्लिक में। ओनियन और गार्लिक में क्या हो सकते हैं बच्चों, बल्ब डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को भी देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक टर्म है फ्रेगमेंटेशन, एक टर्म है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन में मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, एसेक्सुअल में डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, ठीक है, सिंगल पेरेंट से होता है। इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, अगर कोई बॉडी, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है या पीस में डिवाइड हो जाती है, और वो ईच फ्रेगमेंट क्या करता है, ग्रो कर जाता है एक एडल्ट में, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइड्रा में, तो ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको फ्रेगमेंटेशन होता है। जब भी देखिए, जब भी प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ के पार्ट से क्या हो, जब भी प्लांट के बच्चों रूट से, स्टेम से या लीफ के पार्ट से, ठीक है, इनके पार्ट से क्या हो, इनके पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो, क्या हो, से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक मोटा मोटा, ठीक है। आपने बहुत सारी वाटर बॉडीज के बारे में सुना होगा, एक टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। एक प्लांट होता है, एक एक्वेटिक प्लांट है जो वाटर में ग्रो करता है, उसका नाम है वाटर हायासिंथ, ठीक है। ये मोस्ट इन्वेसिव वीड है, ठीक है, ये मोस्ट इन्वेसिव वीड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर से जहां पर भी ग्रो करता है, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, वाटर से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ड्रेन कर लेता है। और जब उस वाटर में ऑक्सीजन की जो मात्रा कम हो जाएगी, तो उस वाटर में रहने वाली फिशेस की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, वाटर हायासिंथ को। बिल्कुल याद रखिएगा, वाटर हायासिंथ को क्या बोलेंगे बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया, इनके कल्टीवेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। मतलब आपने सुना होगा कि स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द वर्ड्स, ठीक है, जिसमें आई होती है, जैसे मैंने अभी पोटैटो बताया था, आई कहाँ पर, पोटैटो ट्यूबर में, राइजोम्स कहाँ पर है बेटा, बनाना में, और जिंजर में मिलती है, ठीक है। जब आप इसको बहुत केयरफुली देखोगे तो आप देखोगे कि इससे क्या हो रहे हैं, कई सारे नए प्लांट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। कई जगह पर आप देखेंगे नए प्लांट्स वहां से भी निकलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम के पास में क्या होता है, नोड्स होता है, ठीक है, तो वहां से भी प्लांट्स निकलते हैं। When nodes come in contact with damp soil और water, पहले nodes क्या होते हैं, ये देखिए, ये कोई प्लांट्स है बच्चों, और यहां से उसकी एक ब्रांच गई है और आगे से भी एक ब्रांच गई है, तो दीज आर नोड्स। ये क्या हो गए, ये बच्चों ये क्या है, ये बेटा वो नोड्स हैं, जहां से वो ब्रांच डेवलप हुई थी, ये बेटा हिस्सा क्या कहलाएगा, दीज आर नोड्स। और इनके बीच में जो गैप है, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहते हैं बेटा इंटरनोड, इसको कहते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये नोड्स से क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस, जब ये नोड्स क्या होते हैं, ये यहां से गिर जाते हैं, और गिर कर ये किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट्स, तो वहां से वो रूट और न्यू प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसी बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे एडवेंटिटियस बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कहां पर पाई जाती हैं, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम में, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के लीव्स में क्या मिलते हैं, एडवेंटिटियस बर्ड्स मिलते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी अगर डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आती है तो क्या कर जाती है, ये ग्रो करके एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट को क्रिएट कर देती हैं, क्या कर देती हैं, एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स को क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म में एक मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, और हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जैसे एल्गी, फंगी, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये बहुत आसानी से एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, सेक्सुअल जो होता है वो क्या होता है, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल जिसको वेजिटेटिव कहते हैं और एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। ध्यान रखिएगा मेरी बात, हायर प्लांट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, हायर प्लांट्स में आपको क्या मिलेगा, एल्गी और फंगाई में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कहां पर मिल रहा है, अगर आ जाए, एसेक्सुअल कहां मिल रहा है, याद रखिएगा, एल्गी और फंगाई में, ठीक है। अब एसेक्सुअल मोस्ट तो इनमें मिलता है, लेकिन एसेक्सुअल एक है वेजिटेटिव, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ हायर प्लांट्स में भी शो होता है, ठीक है। अगर आप देखें ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, अधिकतर एनिमल्स में केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही बेटा आपको मिलेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही आपको वहां पर मिलने वाला है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सेक्सुअल कैसे होता है बच्चों, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये एनिमल में भी मिलता है और हायर प्लांट्स में भी मिलता है, और हायर प्लांट्स में भी मिलता है। जो एसेक्सुअल होता है ना बेटा, ये सिंपल होता है, ठीक है। तो लाइफ कैसे है, लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई बच्चों, याद रखिएगा, लाइफ लाइफ कैसे हुई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। पहले एसेक्सुअल आया, उसके बाद क्या आया बच्चों, उसके बाद सेक्सुअल आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए जब से लाइफ आई, एक स्टोरी सुनना है बच्चों, जब से लाइफ आई, ठीक है, जब से लाइफ आई, हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, जब से लाइफ आई तो क्या हुआ, तब से धीमे धीमे इन्वायरमेंट में चेंजेस शुरू हुए, और धीमे धीमे ये चेंजेस, ठीक है, में क्या हुआ, अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आपको अपने आप को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को भी अपने आप में चेंज लाना होगा, मतलब वेरिएशन लाना होगा, ठीक है। तो लाइफ जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई वो कैसे हुई, अब वेरिएशन कहां से डेवलप होंगे, अगर वेरिएशन लाना है तो वो कैसे डेवलप होंगे, वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डेवलप होते हैं। वेरिएशन बच्चों किसके थ्रू डेवलप होते हैं, ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डेवलप होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। वेरिएशन बताइए किस प्रकार का चेंज है, सडन चेंज है कि स्लोली चेंज है, अपने कमेंट करें। वेरी गुड। जो वेरिएशन होता है ना, ये स्लो प्रोसेस होता है, जो वेरिएशन होता है ना बेटा वो कैसे होता है, वो स्लो प्रोसेस है। और जो म्यूटेशन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, वो एक सडन चेंज होता है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक सडन चेंज होगा, ठीक है। तो वेरिएशन किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। वेरिएशंस के द्वारा ही क्या होता है, जीन में चेंज लाते हैं, क्या लाते हैं बेटा बच्चों, जीन में चेंज लाते हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बच्चों हम लोग देखेंगे, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, ठीक है, अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ठीक है, गैमीट फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करेगा। ये जो प्रोसेस है वो इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और काफी स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, याद रखना ये काफी क्या है, स्लो प्रोसेस है। बहुत सही, बहुत सही राजेश बेटा, वेरी गुड। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट का इसमें फ्यूजन होता है तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग क्रिएट होंगे वो नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होंगे टू द पेरेंट्स। ठीक है, नॉट बेटा आइडेंटिकल होते हैं ये, लेकिन ठीक है आइडेंटिकल पूरी तरह से नहीं होते। इसको आप कह सकते हो सिमिलर, अगर आप एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहो तो सिमिलर, लेकिन सिमिलर पूरी तरह से बेटा आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डॉट आर डेट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ठीक है, उनके जैसे वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इतना कंफर्म। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल बेटा नहीं है। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल होते। यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें आपको याद रखनी है। जब सभी ऑर्गेनिज्म सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी को ला लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ जो ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? जुवेनाइल फेज, याद रखिएगा। ठीक है, प्लांट्स में इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। प्लांट्स में इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। एनिमल्स में क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। याद रखिएगा, याद रहेगा, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज को अच्छे से याद रखें। ठीक है, अब देखो, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन के द्वारा जो पेरेंट्स ने ऑफ स्प्रिंग क्रिएट किए, वो बताओ एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं कि नहीं? नॉट आइडेंटिकल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जुवेनाइल फेज याद रहेगी। देखिए बेटा, जब भी कोई न्यू, देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है उसने क्या बनाया बेटा? उसने जाइगोट बनाया। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बना? एक न्यू इंडिविजुअल बना, एक न्यू इंडिविजुअल बना। अब ये नया इंडिविजुअल तुरंत तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए उसके बीच में क्या आएगी? एक जुवेनाइल फेज आएगी, एक जुवेनाइल फेज आएगी। ठीक है, जुवेनाइल फेज आएगी। जुवेनाइल फेज का मतलब क्या है? ये तुरंत रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहा। ठीक है, एक ऐसा पीरियड जिसमें वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, जुवेनाइल जो पीरियड्स होता है ना वो हर एक के लिए बेटा अलग अलग होता है, जुवेनाइल फेज। ठीक है, प्लांट्स में इस फेज को क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो जुवेनाइल फेज है, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, जब इसका एंड होगा तो क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद आती है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज का अंत होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग कहलाता है। ठीक है, आपने हायर प्लांट्स में देखा होगा व्हेन दे केम टू फ्लावर, जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप मैरीगोल्ड देख लो, राइस देख लो, व्हीट है, कोकोनट है, मैंगो प्लांट्स है। ठीक है, तो उसमें फ्लावर आ गए। ठीक है, कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर फ्लावर केवल एक बार आते हैं, ऐसे प्लांट्स। ठीक है, जिसमें फ्लावर कैसे आते हैं? केवल बेटा एक बार आते हैं। अगर एक बार आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनुअल, एनुअल। ठीक है, ऐसे प्लांट्स की लाइफ साइकिल वन सीजन होती है, वन सीजन लाइफ साइकिल होती है। ऐसे ही बाइएनियल, एक होते बेटा बाइएनियल। ठीक है, ये 2 सीजन तक जीते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा सेनिसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कौन सी फेज आती है? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद बेटा कौन सी फेज आती है? सेनिसेंट फेज।
रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कौन सी फेज आई बेटा? सेनीसेंट फेज। ये सेनीसेंट फेज, इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इसको, ये ओल्ड फेज होती है, ये ओल्ड फेज होती है। ठीक है। हाँ, एक पेरिनियल भी होते हैं, बहुत सालों तक जीने वाले, एनुअल, बाइनल, पेरिनियल, एक पेरिनियल भी होते हैं। ठीक है, मैनी ईयर्स तक जो रहते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर एक बार फ्लावर हो रहा है, वॉल फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस, और कह रहा है व्हेन फ्लावरिंग ऑकर्स इन ओनली वंस। तो अब समझिए, अगर फ्लावर बच्चों अगर फ्लावर एक बार आ रहे हैं, अगर फ्लावर एक बार आ रहे हैं, वंस फ्लावर आते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं मोनोकार्पिक। ऐसा प्लांट मोनोकार्पिक कहलाता है। लेकिन अगर फ्लावर्स मैनी टाइम आ रहे हैं, अगर मैनी टाइम्स फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं बेटा पॉलीकार्पिक। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। याद रखिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर फ्लावरिंग कई बार हो रही है तो पॉलीकार्पिक, और अगर एक ही बार हो रही है तो वो मोनोकार्पिक होते हैं। चलिए अब वापस पहुंचते हैं, यहां पर लाइन पढ़िएगा। ठीक है, जैसे मैंगो, मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, इनमें क्या होता है? इनमें फ्लावर एक बार आता है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन वंस आए, अगर मोर देन वंस आए, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहोगे बेटा? अभी अपन ने बात की, पॉलीकार्पिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं, ऐसे ही हम कुछ प्लांट्सों की यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जहां यूजुअली फ्लावरिंग फिनोमेना होता है, ठीक है, जो वो एक बार होता है और बहुत सालों में होता है, ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक। इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे जैसे एक प्लांट्स है जिसमें 50 to 100 ईयर में फ्लावरिंग होती है। ठीक है, बैम्बो, बैम्बो ट्री में क्या होता है बच्चों? ठीक है, बैम्बो की स्पीसीज हैं, वो फ्लावर ओनली वंस, एक बार फ्लावर करते हैं, फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम। ठीक है, 50 से 100 सालों में केवल एक बार फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं और फाइनली डेथ हो जाती है, फाइनली प्लांट की डेथ हो जाती है। एक ऐसे एक प्लांट्स और है, स्ट्रोमिनिथकस कुंठियाना, जिसको नीलकुरंज कहते हैं। नीलकुरंज याद रखिएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना, नीलकुरंज। ठीक है, इस फ्लावर में, इस प्लांट में फ्लावर हर 12 साल में एक बार आते हैं, 12 साल में एक बार आते हैं। ठीक है, एक बार 2006 में आए थे, 2006 में आए, उसके बाद 2018 में आए। ठीक है, अब कब आएंगे इसमें? 2030 में आएंगे। ये कहां पर मिलता है? ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में नीलगिरी हिल पे मिलता है बच्चों। ठीक है, ये कहां मिलता है? केरला, तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटक, तो वहां पर ये नीलगिरी हिल पर मिलता है। ठीक है, और इसको देखने के लिए जब ये फ्लावर आ जाते हैं तो पूरा एरिया एकदम ब्लू, ब्लू कालीन की तरह दिखने लगती है, ब्लू स्ट्रेचेस, चारों तरफ से नीला ही नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं काफी दूर दूर से आते हैं। ठीक है, अब बेटा आपने जुवेनाइल फेज को समझा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शन होने से पहले हमेशा जुवेनाइल फेज में रहता है। पहली चीज याद रखिएगा, जुवेनाइल फेज। ठीक है, जहां पर वो ग्रोथ और मेच्योरिटी की एक सर्टेन स्टेज तक जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ रक्षा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जुवेनाइल फेज को प्लांट में रक्षा बोल रही है सर वेजिटेटिव फेज कहेंगे? बिल्कुल बेटा, इसको वेजिटेटिव फेज कहेंगे। ठीक है, जुवेनाइल फेज हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन पर होती है। दूसरी होती है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में हमने क्या बात की? जैसे ही जुवेनाइल
और वेजिटेटिव फेज खत्म होती है तो रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है। तो क्या जाती है? रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है। और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? जहां से क्या होता है, क्या हो जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज, हाँ ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, बचपन गया, जवानी आ गई, मौज आ गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए, आपने ह्यूमन बीइंग में भी काफी सारे चेंजेस देखे होंगे। जैसे ही रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, ठीक है, तो आपने ह्यूमन बीइंग में भी कई सारे चेंज देखे होंगे। क्या होता है कि हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, इन सभी फेजेस के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स, ठीक है, दे डू ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स, पूरे साल वो अंडे देती हैं। ठीक है, और इट इज सीजनल फिनोमिना। तो क्या होगा? ये पूरे साल अंडे देंगे, सीजनल सीजनल फेनोमिना होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि उस समय एक सर्टेन चेंज आ जाता है। ठीक है, तो बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली वन सीजन। लेकिन जो पोल्ट्री फॉर्म्स में रहती हैं, वो वर्ड कैसी होती हैं? वो कैपिटेटिव होती हैं। कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। उनको इस तरह से बनाया गया है कि वो थ्रू आउट द ईयर क्या करेंगी? वो थ्रू आउट द ईयर क्या करेंगी? एग को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ? इनमें कुछ चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस क्या है? हमारे द्वारा ही लाए गए हैं। वो चेंजेस क्या है बच्चों? वो सारे चेंजेस हमारे द्वारा ही लाए गए। ठीक है, तो इन दिस केस जो लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। तो एग देना केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार के जो पोल्ट्री फॉर्म्स में इट इज द कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? अब देखिए, कुछ चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे बताया था कि यहां पर कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक ले लो। नॉन प्राइमेट्स में क्रो है, सॉरी, नॉन प्राइमेट्स में काऊ है, सीप है, रेट्स है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, इट्स। ठीक है, इनमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस प्रकार के जो साइकिल होती है इसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो ऑस्ट्रस साइकिल किसमें मिलती है बच्चों? नॉन प्राइमेट्स में। ऑस्ट्रस साइकिल कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रस साइकिल बच्चों ये कहाँ मिलेगी आपको? नॉन प्राइमेट में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ मिलेगी? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स मतलब मंकी, एप्स, ह्यूमन। याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, ऑस्ट्रस साइकिल क्या है? ये नॉन प्राइमेट्स में। अगर कोई नॉन प्राइमेट्स मतलब ये रिप्रोड्यूस करते हैं इन पर्टिकुलर पीरियड। ऑस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या है? इनमें रिप्रोडक्शन पर्टिकुलर पीरियड में होता है। और जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किसी भी समय रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी समय पर क्या कर सकते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दो फिनोमेना आपको अच्छे से याद रखने हैं। याद रहेंगे? अब चलिए, यहां तक देखा। अच्छा, आपने सुना है चर्च में सिंगिंग करने वालों की टेस्टिस को इनएक्टिव या रिमूव कर देते हैं? क्यों? चर्च में सिंगिंग करने वालों की टेस्टिस को इनएक्टिव या रिमूव कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखो, अगर टेस्टिस होगी तो एंड्रोजन निकलेगा। अब एंड्रोजन निकलेगा तो वक्कल कार्ड की लेंथ बढ़ जाएगी। और जब वक्कल कार्ड की लेंथ बढ़ेगी तो आवाज़ क्या हो जाएगी? वो मोटी हो जाएगी। इसलिए मोटी आवाज़ को रोकने के लिए, आवाज़ को पतला रखने के लिए क्या कर देते हैं? टेस्टिस को इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो यूरोप में ये पहले बहुत होता था। यूरोप में पहले ये बहुत होता था ताकि चर्च में सिंगिंग कर सके। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोग को देखना है सेनीसेंस और ओल्ड एज। ठीक है, सेनीसेंस और ओल्ड एज।
देखिए बच्चों, जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होगा, ठीक है, तब कौन सी एज आएगी बेटा? ओल्ड एज आएगी। तो रिप्रोडक्टिव फेज या का इन क्या माना जाता है? एक सेनिसेंस या ओल्ड एज का एक एक पैरामीटर माना जाता है, ठीक है। इसके समय बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसके समय? क्या होते हैं? कमिटमेंट चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, कॉन्कमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। क्या हो जाते हैं? जैसे आपकी मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाती है, ठीक है। लास्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल में क्या होता है? कई सारे चेंजेस आते हैं। जैसे एक चेंजेस मैंने आपको बताया कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। ओल्ड एज का होना ही क्या बताता कि फाइनली डेथ ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हो बच्चों, चाहे वो एनिमल्स हो। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज। थ्री फेज, तीनों फेज के बीच में कौन इंपॉर्टेंट है बच्चों? हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी तीन फेज थी? कौन कौन सी फेज थी बेटा? जल्दी बताओ। एक तो बेटा थी जुवेनाइल फेज, फिर बेटा कौन सी थी? रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर बेटा कौन सी फेज है? सेनिसेंस फेज। कौन सी फेज है? सेनिसेंस फेज। इन तीनों फेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स और जो सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच जो इंटरेक्शंस होता है, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर या बोल सकते हो बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? नो डाउट। अब देखिए, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स की अगर हम बात करें, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चलिए इनको भी देखते हैं। अब देखिए, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी all sexually reproductive organisms exhibit events and process that had remarkable fundamental similarity। समझिएगा, कह रहे हैं कि मेच्योरिटी अटेन करने के बाद जितने भी या सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट्स और प्रोसेस दिखाते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। वो फंडामेंटली क्या होते हैं बच्चों? वो सिमिलर होते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर बात हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो वो क्या होंगे बेटा? वो डिफरेंट होते हैं। अगर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है वो? इलेबोरेट, स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एक रेगुलर सीक्वेंस को शो करती है, ठीक है। क्या दिखाती है बेटा? वो रेगुलर सीक्वेंस को शो करती है। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है और उससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा, और एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है? ये कैरेक्टराइज्ड होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा ये कैरेक्टराइज होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, तीन स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो हमें बेटा ये तीनों स्टेजेस को कंप्लीट करना है, हमें तीनों स्टेजेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों स्टेजेस को भी हम लोग देखते हैं।